क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जैसा कि आपको प्रैक्टिस सेट नंबर आज 9 कराया जाएगा। देखिए, क्लासेज थोड़ा सा डिस्टर्ब होने का कारण था, मेरे पिताजी का ऑपरेशन हुआ है आज, इसलिए कल क्लास नहीं चल पाई। चलिए, एक दो दिन तक थोड़ा हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए, उसके बाद तो क्लियर हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने शेड्यूल समय पे चलने लगेगी। तो देखिए, पेपर सेट नंबर 9 8 तक हो गया था, आज पेपर सेट 9 करने चल रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का कह रहा है 0.1 मोलर सोडियम प्रोपोनेट और 0.1 मोलर प्रोपोनोइक एसिड का पृथक्करण स्थिरांक 1.3 इंटू 10⁻⁻5 मोल डेसीमीटर माइनस क्यूब के बराबर है, के बराबर घोल को मिलाकर बनाए गए घोल का अनुमानित पीएच होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या पीएच होगा, इसको वह जानना चाहता है। ठीक, 0.1 देखिए, इसे कहा जाता है सोडियम प्रोपोनेट है, अर्थात CH3 CH2 CO, ये सोडियम प्रोपोनेट और CH2 CH2 3 CH2 COOH, सोडियम प्रोपोनेट और सोडियम एस्टिक एसिड, यह हमारा बफर सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? जिस चीज का एसिड हो उसी का साल्ट लिया जाए, दिस इज कॉल्ड एज ए बफर सॉल्यूशन। इसे क्या नाम दिया जाता है? बफर विलयन। बफर विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें अम्ल या क्षार मिलाने पर उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन ना होने दे, उसे हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। तो चलिए, बफर सॉल्यूशन की बात थी। अब जरा देखिए, तो जो हेंडरसन इक्वेशन होता है बफर सॉल्यूशन के लिए, वह हमारा होता है पीएच बराबर pKa प्लस लॉग, जो होता है बेस कंसंट्रेशन अपॉन एसिड कंसंट्रेशन। pKa प्लस लॉग बेस की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, दिस वैल्यू इज इक्वल टू pKa, अर्थात pH इज इक्वल टू pKa, अर्थात डिसोसिएशन कांस्टेंट के बराबर ही होगा। जय हिंद राजेश साइनी जी। ठीक, अब जरा देखते हैं pKa बराबर क्या लिखा जाता है? माइनस लॉग ऑफ pH के ए लिखा जाता है। यह हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए दिया गया है। माइनस लॉग के ए की वैल्यू 1.3 इंटू 10⁻⁻5, दिस वैल्यू इक्वल टू, देखिए, माइनस लॉग 1.3 माइनस लॉग 10⁻⁻5, दिस वैल्यू इक्वल टू माइनस माइनस 5 log 10 माइनस लॉग 1.3। 5 log 10 की वैल्यू 5 माइनस लॉग 1.3 की वैल्यू, देखिए 1.3 की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग होगा, अर्थात ऐसा पीएच होगा लगभग, यह वैल्यू होती है 1.2 के बराबर, तो दिस इक्वल टू 4.8 के बराबर लगभग पीएच आना चाहिए। तो देखा जाए तो पीएच कितना आ रहा है? 4.C ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या निकल गया है? सी ऑप्शन सही है। देखिए जरा दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिस्थापी बेंजीन व्युत्पन्न एक अतिरिक्त
प्रतिस्थापी को शामिल करने पर 3 समअवयवी देगा। इनमें से यह बताना है कि कौन सबसे ज्यादा समअवयवी देगा। अगर इनका देखा जाए, अगर इसका वो किया जाए तो कौन कौन से प्रोडक्ट मिल सकते हैं। देखिए, एक ClA है, एक दो, एक Cl, इसके कौन से मिलेंगे, Cl Cl Cl, क्योंकि तीसरे वाले अब सब कॉमन हो जाएंगे, इसके 2 मिलेंगे, इसके कितने मिलेंगे देखा जाए तो Cl Cl है ही है, प्लस Cl Cl, इसके तो 2 ही मिलेंगे। जरा इसके देखा जाए तो एक Cl यहां मिलेगा, एक कहाँ मिलेगा, एक मेटा पोजीशन पर, एक हमारा पैरा पोजीशन पर, एक कहाँ मिला, पैर, अर्थात जिसमें ऑप्शन हमारे 1 सही है। और इसके अगर देखा जाए तो एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक हो गए। दूसरा कहाँ मिलेगा, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ। तीसरा कहाँ मिल सकता है, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक यहाँ। अर्थात 3 और किसके मिलेंगे, 1, 3 और 1, अर्थात डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। देखिए 3 इसके आइसोमर्स मिलेंगे, इन दोनों को 2-2 मिलेंगे। कमरे के तापमान पर हाइड्रोजन और हीलियम पर जूल थॉम्सन प्रसार का प्रभाव होता है। क्रमशः ठंडा ठंडा और गर्म करना, दोनों गैसों के संबंध में तापन, क्रमशः गर्म करना और ठंडा करना, दोनों गैसों के संबंध में शामिल। बताइए जरा। कह रहा है, देखिए ये जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट होता है, ए बी लॉन्ग ट्यूब होती है, दिस इज ए पोरस प्लग, पोरस प्लग होता है। जब इसके अंदर से गैस को पास किया जाता है तो जनरली जो होता है टेम्परेचर घटता है। क्या होता है, टेम्परेचर सामान्यतः घटता है, टेम्परेचर सामान्यतः घटता है, लेकिन हीलियम और हाइड्रोजन के केस में यह टेम्परेचर हमारा बढ़ता है। अब बढ़ेगा तो दोनों को क्या करेगा, गर्म करेगा। ठंडा और गर्म करना, दोनों गैसों के संबंध में तापन है, हीटिंग रिस्पेक्ट इन बोथ गैसेज, तो दूसरा ही ऑप्शन सही है, हीटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ गैसेज, हीटिंग एंड कूलिंग रिस्पेक्टिवली, कूलिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ गैसेज। तो सही ऑप्शन है हीटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द गैस, दोनों गैसों के बीच में तापमान का बढ़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कार्बोकटायन में किसकी अर्धाई सबसे लंबी होगी। देखा जाए तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, उस स्टेबिलिटी ऑर्डर को कैसे करते हैं, तो देखा जाए जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा ए वाला स्टेबल होता है, ए की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद यह रेजोनेंस शो करेगा, 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, इसलिए बी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद सी होगा, सी के बाद डी होगा, क्योंकि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 है और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 9 है। तो स्टेबिलिटी जो होती है, स्थिरता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी। तो सही आंसर ऑप्शन क्या होगा, पहला ही ऑप्शन हमारा। ये जो है स्ट्रक्चर, ये सबसे स्टेबल इसी को माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसी रासायनिक अपक्रिया के वेग स्थिरांक के का तापमान निर्भरता को आर्हेनियस समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। के बराबर ए ई टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी। एक्टिवेशन एनर्जी ई ऑफ द रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड। प्लॉटिंग ऑफ के वर्सेज टी। प्लॉटिंग ऑफ के वर्सेज 1 अपॉन log टी। प्लॉटिंग ऑफ log के वर्सेज 1 अपॉन टी। प्लॉटिंग ऑफ log के वर्सेज 1 अपॉन log टी। आंसर बताइए क्या होगा? सभी लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो देखिए, आर्हेनियस इक्वेशन ये है, इसी का अगर log लिया जाए तो यल एन के बराबर यल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर इंटू 1/2। अगर चाहे इसको log में कन्वर्ट कर लिया जाए तो क्या लिखा जाएगा? देखिए, इसी इक्वेशन को log के बराबर 2.303। देखिए 2.303 log ए माइनस ई ए अपॉन 2.30 हो सॉरी आर इंटू 1/3। इसी को लिखा जा सकता है log के इज इक्वल टू log ए माइनस ई अपॉन 2.303 आर इंटू 1/3। अगर इसको ग्राफ खींचा जाए तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है। तो जो ग्राफ खींचा जाएगा वह खींचा जाएगा log के अगेंस्ट 1/t। जो इंटरसेप्ट होगा, इंटरसेप्ट जिसे प्रवणता कहते हैं, बराबर log ए होगा। ढाल स्लोप जिसको कहा जाता है, स्लोप इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर के बराबर। तो ग्राफ किसके बीच खींचा गया? log के वर्सेज 1/t, अर्थात ऑप्शन हमारा सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक यशनवन तंत्र द्वारा तेजी से जल अपघटित होगा? देखिए, तेजी से जल अपघटित वही होगा जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। जरा देखा जाए, यहां से निकलेगा तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस बनेगा। इसका बनेगा C6CH5 CH2 प्लस बनेगा। इसका बनेगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। इसका बनेगा C3। दिस इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल सबसे अधिक अस्थाई कौन सा होगा? ये सबसे अधिक अस्थाई है, और सबसे अधिक अस्थाई होने के कारण से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? यही वाला होगा। तो यही देगा। क्यों? क्योंकि SN1 रिएक्शन जो होता है उसमें इंटरमीडिएट जो बनता है, मध्यवर्ती जिसे कहते हैं, मध्यवर्ती, वह बनता है हमारा, क्या बनता है मध्यवर्ती? कार्बोकटायन। कार्बोकटायन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच कॉम्प्लेक्स इज द मोस्ट स्टेबल? देखिए, सभी कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं और आपसे जानना चाहता है कि सबसे ज्यादा इस कॉम्प्लेक्स में स्टेबिलिटी किसकी है।
बताइए जरा आंसर का। देखिए, जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होगी, ध्यान रखें, जिसे हम स्थिरता कहते हैं, यह हमारी जो स्थिरता होती है वह डिसोसिएशन के कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का अर्थ है कि केडी, जिसका केडी सबसे कम उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो सबसे कम किसकी है, इसी की है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 7 का सी, क्योंकि जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम उसकी स्थिरता सबसे ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच करना है वन हाफ इक्वेशन है, वाल्कर है, जेसी घोष है, कोलराउस है। सबके वैल्यू मार्क्स दिए गए हैं, इसमें पहुंचा बताना है आपको। देखिए, वाल्कर ने जो दिया था वह नश डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पे फार्मूला दिया गया था, और जब हमारा सॉल्यूट किसी फेज में डिसोसिएट होता है तो अर्थात वाल्कर का हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन देखिए जिसमें सेकंड का डी हो, तो सेकंड के डी हमारा कौन सा है, ये है। तो वन हाफ, और घोष जो था, देखिए घोष जो थे हमारे वह स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स पर दिए थे, और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब सेकंड का डी हो गया, तो कोई ऑप्शन एक मिनट देखिए, फर्स्ट का बी, वाल्कर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वाल्कर के तो सेकंड का डी, फर्स्ट का ये तो ठीक है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स पर होगा। सी का टू दी, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ा गया है, तो चलिए छोड़ दीजिए इसको, देख लेके नेक्स्ट टाइम देंगे तो हम इसको थोड़ा सा सुधार देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच करना है रेसेसिनाल, गुएकाल्स, क्यूनाल, पायरोगैलोलाल। देखिए, जो क्यूनाल होता है, क्यूनाल की ये संरचना देखिए, ये संरचना क्यूनाल की होती है। तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन जो होगा वह क्यूनाल ही होगा। रेसेसिनाल जो होता है, देखिए रेसेसिनाल मेटावालाइट को होता है, ये होता है हमारा रेसेसिनाल, ये इसका फार्मूला है। गुएकाल्स, इसको मोनोएथिल ईथर कहा जाता है,
इसकी जो संरचना होती है देखा जाए तो ये होती है। जो पायरोगेल्लाल होता है यह ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है, और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल किस में जाता है, ये होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा जरा देखा जाए, मैच करा जाए। रिसोसिनाल, मेटाडाइहाइड्रॉक्सी, पहले का पहला ही मैच कर रहा है। क्यूनाल, पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजीन ही है। पायरोगल्लाल, ट्राईहाइड्रॉक्सी है। ग्यूसाल हमारा मोनोईथर है। अर्थात फर्स्ट का ए, बी का सेकेंड, सी का थर्ड का कहाँ गया, फर्स्ट का क्या हो रहा है, ए। हाँ, रेसिनॉल को फर्स्ट का ए मेटाडाइहाइड्रॉक्सी बेंजीन हो गया। फर्स्ट का ए किसमें है, इसमें। सेकंड का बी किसमें है, ठीक है, क्यूनाल सी। यही ऑप्शन हमारा सही है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एनर्जी पर मॉलिक्यूल साइज वेव नंबर है, फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी ऑफ वन क्वांटम। देखा जाए एनर्जी ऑफ वन क्वांटा, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स आपको बताना है। ई इज इक्वल टू, यह एनर्जी ऑफ पर क्वांटम होगी। पहला का पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। एनर्जी जो होगी वह हमारी पर क्वांटम होगी। देखा जाए फ्रीक्वेंसी में बराबर क्या होता है, देखा जाता है v बराबर सी अपान लैम्डा, फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का सी अपान लैम्डा हो जाएगा। थर्ड का बी कहीं है, देखा जाए थर्ड का बी किस में है, यही ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिए थर्ड का, कुछ गलत हो रहा है क्या भाई। वेव नंबर किससे डिनोट करेगा, लैम्डा जाएगा। एनर्जी ऑफ वन क्वांटम, एनर्जी ऑफ पर मोल है। 20 सेकंड ठीक तो है भाई। फ्रीक्वेंसी v बराबर सी अपान लैम्डा होता है, ठीक है। वेव नंबर लैम्डा, वेव नंबर जो होता है, वेव नंबर बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ, ये भी ठीक है। तो फर्स्ट का डी, अरे फर्स्ट के डी कहाँ चले गए, ये डी है दैट, यह तो तभी तो गड़बड़ हो रहा है। एनर्जी ऑफ पर मॉलिक्यूल्स, देखिए पर मॉलिक्यूल्स कह रहा है, एक मॉलिक्यूल्स अगर n मोल्स हो, वन मॉलिक्यूल्स इक्वल टू कितने n मोल्स, एनर्जी E बराबर
यानी एच म्यू हो जाएगा, और म्यू इक्वल टू सी अपन लैम्डा हो जाएगा। तो ठीक है, एनर्जी आप वन क्वांटम। ठीक, तो ऑप्शन नंबर किससे मैच कर रहा है? डी ऑप्शन मैच कर रहा है, थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल न्यूक्लियर रेडिएशन, मरकरी वेपर फेज लाइन कराइए, इसको मैच कराइए। सब लोग जानते हैं, देखिए किसी एक को पहले पकड़िए जो आता हो। आ कौन रहा है? न्यूक्लियर रिएक्शन कहाँ होता है? रेडियो एक्टिविटी में। चलिए, फोटोकेमिकल लाइट कहाँ होती है? रिएक्शन सनलाइट में होती है। चलिए ये भी सही है। केमिकल में क्या यूज करे जाएंगे? कैटलिस्ट यूज किए जाएंगे। वाइपर फेज लाइट में अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज की जाएगी। तो ए का सी है कोई ऑप्शन? ए का सी, बी का बी, थर्ड का ए, फोर्थ का डी। तो ऑप्शन कौन सही होगा? ए का सी, अर्थात हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ सिग्मा ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम इन कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 में आपको बताना है कि कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है कार्बन बिटवीन कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का जो संरचना होता है, ये होता है कैल्शियम कार्बाइड। यहां कार्बन के बीच तो क्या है? 2 पाई 1 सिग्मा के बराबर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 पाई एंड 1 सिग्मा बॉन्ड, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित एरोमेटिक एमिनो की क्षारिकता पर विचार कीजिए। थोड़ा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, चलिए हम बता देते हैं किस ऑर्डर में रिएक्शन हो सकता है इसका। देखिए क्षारिकता पर विचार करने का रहा है। क्षारिकता जो होती है, प्लस आई ग्रुप एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। अब यहां देखिए, ये लोन पेयर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, या भी इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। अर्थात ये दोनों इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देते हैं, को बढ़ा देते हैं। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? 3 नंबर होगा, फिर 4 नंबर होगा, फिर 1 नंबर होगा, फिर 2 नंबर। देखिए माइनस आई ग्रुप है। माइनस आई ग्रुप क्या करता है? अम्लीय क्षारिकता को घटाएगा। ये क्षारिकता को घटा रहा है। इसमें ना तो कोई, इन दोनों में क्या कर रहे हैं? क्षारिकता को बढ़ाने वाले ग्रुप है, ये घटाने वाला ग्रुप है, इसमें कोई प्रभाव नहीं है। तो सबसे ज्यादा बढ़ाने वाला में कौन सा होता है? OCH3। OCH3 का सबसे ज्यादा और इसका सबसे कम। 14 कर कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, निम्नलिखित यौगिकों पर विचार कीजिए। इनके तापीय अस्थायित्व के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था सही है? आपको बताना है कि इनमें क्या, कौन सबसे ज्यादा स्थायी है। अगर देखा जाए तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम। ठीक, यही सीक्वेंस ऑर्डर है हमारा।
देखिए ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्या, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, पोटेशियम की, फिर कैल्शियम की, फिर मैग्नीशियम की, फिर बेरिलियम की। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, के का, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सबसे ज्यादा पोटेशियम किसमें दिया गया है देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 में। पोटेशियम के बाद होना चाहिए कैल्शियम नंबर 3, 1 3, ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गए, बचे दो। अब बेरिलियम मैग्नीशियम में कौन ज्यादा होना चाहिए, मैग्नीशियम। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। एल्काइंस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एसिटिलीन एक रेखीय अणु है जिसके चारों परमाणु एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। ये एसिटिलीन की संरचना होती है और इसकी संरचना कैसे कहा जाता है, रेखीय ही कहा जाता है। अर्थात जिसमें 1 ऑप्शन सही हो उसको वो सही होगा। देखिए इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो अर्थात ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। चलिए, अम्ल और H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिलीन जल योजन द्वारा एस्टल्डिहाइड देता है। जब एसिटिलीन को H2O, Hg2+ और आब्लिक H+ देते हैं तो एस्टल्डिहाइड बनता है। ये भी बात सही कह रहा है, अर्थात 2 ऑप्शन भी सही है। तो 2 किसमें नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, तो यही होगा। वैसे नॉन टर्मिनल एल्काइन फॉर्म ए प्रेसिपिटेट व्हेन रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट। टर्मिनल एल्काइन जो होता है वह हमारा प्रेसिपिटेट देता है किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 2 नंबर गलत है। एल्कोहल सिल्वर नाइट्रेट के घोल के साथ अभिक्रिया करने पर गैर टर्मिनल एल्काइन भी अवक्षेप बनाते हैं। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन और लिंडलार कैटलिस्ट ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली द सिस एल्कीन, एकदम सही कर रहा है कि लिंडलार कैटलिस्ट जो होता है सिस एल्कीन देता है। जब हम उसी को सोडियम लिक्विड अमोनिया देते हैं तो वह ट्रांस एल्कीन देता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 1 2 एंड 3। 16 कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सही सूचियों का प्रयोग करके कीजिए। ओपिनियर ऑक्सीडेशन, ओपिनियर जो ऑक्सीडेशन होता है यह एल्युमिनियम आइसोप्रोपाऑक्साइड के साथ किया जाता है। जब एल्युमिनियम आइसोप्रोपाऑक्साइड किसमें होगा, यह हमारा होता है, यह कीटोन को, ठीक है, अगर ये दिया हो और इसे एसीटोन दिया जाए और एल्युमिनियम आइसोप्रोपाऑक्साइड दिया जाए तो क्या बनता है, CH3COR+CH3CHOH। ठीक, बेयर बिल्गर ऑक्सीडेशन पर एसिड के प्रेजेंस में होता है। RC डबल बॉन्ड O, R दिया जाए, अगर पर एसिड दिया जाए जैसे मान लिया जाए CF3COOH, कुछ भी दिया जाए तो RC डबल बॉन्ड O, R बनता है। एक ऑक्सीजन यहां से निकलता है, इनके बीच जाके जुड़ जाता है। ईटार्ड रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड के साथ, ये जब एल्डिहाइड को ईटार्ड रिएक्शन देते हैं CR2CrO2Cl2 तो हमें बनता है CHO। फिर रेड फास्फोरस कौन होता है, ये होगा जब इसको RCH2COH देते हैं तो क्या बनाता है, RCH Br। तो सही आंसर क्या होगा, पहले का 5, तो 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए, दूसरे का 1, बी का 1, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित यौगिकों के अवरक्त स्पेक्ट्रम में कार्बोनिल खिंचाव आवृत्ति पर विचार कीजिए। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल स्ट्रेचिंग। इनमें निम्नलिखित में कौन सा ऐसा है जो कार्बोनिल स्ट्रेचिंग ज्यादा होगा। देखिए वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, सॉरी कम होगी। तो सबसे कम देखिए ये हमारा रेजोनेंस शो करेगा, रेजोनेंस के कारण से डबल बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, इसमें भी इंक्रीज कर जाएगी, इसमें भी इंक्रीज कर जाएगी, दोनों में इंक्रीज करी तो सबसे ज्यादा किसकी होगी। फर्स्ट का देखिए इधर बेंजीन रिंग से शो कर रहा है, इसको भी C6H5 कर लीजिए, ये सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये शो करेगा। ठीक, ये केवल एनएच की तरफ शो कर रहा है, ये किधर शो कर रहा है, इधर। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, फर्स्ट की, फिर सेकेंड की, फिर थर्ड की। तो सही आंसर क्या होगा, 1 3, सबसे ज्यादा 1 की, फिर 2 की, तब 3 की। व्हाट इज द रिएक्शन गिवन एबव, RMgX है, CuX plus R dice X, this is RR. This reaction is known as कोरी हाउस सिंथेसिस। दिस रिएक्शन इज नोन एज कौन सी, कोरी हाउस सिंथेसिस, अर्थात डी होगा। देखिए ये भी वुड्स रिएक्शन किसके द्वारा है, एल्केन बनाने की, सेविटियर रिएक्शन एल्केन के, सॉरी एल्कीन बनाने की, विल्मिंसन सिंथेसिस ये ईथर बनाने की है, ये एल्केन बनाने की है। ठीक, तो सही आंसर क्या होगा, कोरी हाउस रिएक्शन। फर्स्ट को सेकेंड से मिलाते जाइए। सेंडमेयर रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्लेजन कंडेंसेशन, राइमर टीमन। राइमर टीमन में कार्बेन बनता है, फ्रीडल क्राफ्ट में कार्बोकटायन या कार्बोनियम आयन बनता है, क्लेजन कंडेंसेशन में कार्बन एनायन बनता है, सेंडमेयर तो 4 बनेगा। अब मिला लीजिए ऑप्शन ए का 4, ये तो 2 ऑप्शन खत्म हो गए। बी का कार्बोनियम आयन, बी का 3rd, सी का 1 और डी का 2, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स मॉलिक्यूल हैव सिल्वर, सॉरी सिमिलर शेप। जरा देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड का कैसा होता है, रेखी, वाटर का वी शेप, ये तो होगा नहीं। BF3 का ट्राइगोनल, टर्सरी ब्यूटिल का ट्राइगोनल, अर्थात बी ही ऑप्शन तो सही है। यहां देखिए ये तो टेट्राहेड्रल, ए स्क्वायर, ए टेट्राहेड्रल, दिस इज योर स्क्वायर, स्क्वायर प्लेनर। NH3 का पिरामिडल, BF3 का ट्राइगोनल।
तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अष्टफलकीय संरचना संकुल के लिए निम्नलिखित में कौन सा डे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिकतम क्रिस्टल क्षेत्र स्थिरीकरण ऊर्जा देगा? देखिए, ऑक्टाहेड्रल है तो T2G नीचे होगा और Eg ऊपर होगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इक्वल टू, देखिए आपसे पूछ रहा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान क्या होगा। वो होता है -0.4 इंटू N T2G प्लस 0.6 NEG हाई स्पिन। हाई स्पिन का अर्थ है जरा इसकी संरचना देखा जाए तो हाई स्पिन मतलब 1 2 3 4 5 6। इसकी देखा जाए लो स्पिन, लो स्पिन मतलब हो गया 1 2 3 4 हो गया। हाई स्पिन कितना हो जाएगा? हाई स्पिन पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां। लो स्पिन आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। देखा जाए जरा क्या होगा। हाई स्पिन D6 की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी
लो स्पिन का मतलब वीक लिगेंड, वीक लिगेंड। हाई, ओ सॉरी, लो स्पिन का मतलब स्ट्रांग लिगेंड भाई, स्ट्रांग लिगेंड। हाई स्पिन D6। हाई स्पिन का मतलब होता है, हाई स्पिन D6 की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ऑक्टाहेड्रल। बताइए, कोई बताएगा क्या? जिस क्या कर रहे हैं प्रशांत जी? मजा आ रहा। चलिए बेटा, इस क्वेश्चन को जरा छोड़ दीजिए, तो कल देखिए हम दे देंगे तो बता देंगे इसको। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। प्रशांत जी, इसको हम नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन जरा कर देंगे, देखते हैं इसको। सो 22 नंबर कह रहा है, सोडियम आयन जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता क्योंकि। ये सोडियम आयन है, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, नो रिएक्शन। ऐसा क्यों? पहला कह रहा है, ये धनात्मक रूप से आवेशित होते हैं, उनके पास एक स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वह पानी में घुलनशील होते हैं, वह रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील है। बताइए जरा क्या आंसर सही होगा। देखा जाए तो जो सोडियम आयन होता है, दो एक इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन होती है, इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन होती है। इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? स्टेबल होती है। स्टेबल होने के कारण से, अर्थात स्थिर होती है, स्थिर होने के कारण से उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, दे पासेज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और इस कारण से यह जल से अभिक्रिया नहीं करता है। तो 22 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अनचुंबकत्व, ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत है। म्यू इज इक्वल टू होता है अंडर रूट टू। संबंध में द्वारा दिया गया है, जहां यस कुल स्पिन है, इस आधार पर कॉपर आयन का अनचुंबकत्व है।
क्या कर रहे हैं एनवी श्रीवास्तव जी? 22 का 20 सर नहीं अच्छा अच्छा। निखिल, ठीक ठीक। ओके थाई निखिल जी, चलिए बताइए जरा इसका क्या आंसर होगा। पैरामैग्नेटिज्म इज गिवन बाय द रिलेशन म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट यस यस प्लस वन, जहां यस कुल स्पिन है, इस आधार पर कॉपर आयन का अनचुंबकत्व है। चलिए अब देखिए, कॉपर का कह रहा है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 18 3d10 4s1 होता है। जब कॉपर प्लस लेंगे तो क्या होगा? 18 3d10 हो जाएगा और 4s0 हो जाएगा। डी में इलेक्ट्रॉन हमारे कितने भरे जाएंगे? देखिए डी में इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, देखिए कितने? 10। दो 10 भर दीजिए इसमें। 1 2 4 6 8 2 10। यहां पर n बराबर कितना हो गया? 0। डी होगा सर 0। और सबको पता है यस बराबर होता है n/2। यहां से म्यू की वैल्यू रख लीजिए, तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 अंडर रूट n/2 n+1/2। तो देखिए 2 इंटू n/2 कितना हो जाएगा? n+2 हो जाएगा, यहां से 4 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर के अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। सिंपली फार्मूला n+1 आ जा रहा है और इसका डाइपोल मोमेंट n का मान 0 है तो 0 के बराबर, अर्थात डी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द बॉन्ड ऑर्डर फॉर NO is 2.5. The bond order of N plus is 3. The bond order of O2 is 1.5. The bond order of CO is 3. Of these statements, इन कथनों में से 1 2 and 3 are correct, 1 2 and 4 are correct, 1 3 and 4 are correct, 2 3 and 4 are correct। तो 24 नंबर का देखा जाए, यनो में इलेक्ट्रॉन कितने? 15, इसमें 14, ऑक्सीजन में 16, सीओ में 14। हमने बताया था 14 15 16 17 18। बॉन्ड ऑर्डर 3 से करिए, 3 2.5 को घटाते जाइए, 1.5 और 1। यनो कितना है? 15 है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। बॉन्ड ऑर्डर आप NO3 कितना है? 14 इलेक्ट्रॉन, ये 2.5 ही आएगा, इसका 3 ही आएगा। O2 का कितना होता है? 16 है, इसका आना चाहिए कितना? 2, लेकिन आया कितना है? अर्थात यही हमारा ऑप्शन गलत है। अब बॉन्ड ऑर्डर CO 3, अर्थात ऑप्शन कौन जिसमें 3 ना हो? 3 किसमें नहीं है? अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही होगा, 1 2 एंड 4 करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ठोस का गलनांक 27 सेंटीग्रेड है, उसकी गलन की गुप्त उष्मा 600 कैलोरी प्रति मोल है। ठोस के 1 मोल के गलन के लिए एंट्रॉपी परिवर्तन होगा 180, 2 22.2 और 0.5। बताइए जरा आंसर इसका। तो निखिल और दीपक बताइए।
एक ठोस का गलंक अर्थात टी दिया गया है, टी बराबर कितना होता है 27 प्लस 273 बराबर 300 केल्विन। उसकी गलन की गुप्त उष्मा डेल्टा एच एफ फ्यूजन इक्वल टू कितना दिया गया है 600। तो एंट्रॉपी परिवर्तन डेल्टा एस बराबर क्या होता है डेल्टा एच एफ बाई टी होता है। डेल्टा एच एफ का मान कितना है 600 बटे 300 बराबर 2, अर्थात ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द steady state concentration of the activated complex A star in the following sequence of steps। ए स्टेप्स दिए गए हैं, निम्नलिखित अनुक्रम में सक्रिय अणु ए स्टार की स्थिर अवस्था सांद्रता ज्ञात कीजिए। बताइए जरा क्या होगा, दीपक निखिल बताइए। देखिए जिसका पूछे उसी का रेट लिख लीजिए। किसका पूछ रहा है ए स्टार का, ए स्टार बी ए स्टार बाई डी टी इज इक्वल टू, इधर देखिए यहां पर यदि राइट में है तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाता है, अगर लेफ्ट में रहता है तो नेगेटिव साइन के साथ। 26 का बी कर रहे हैं निखिल। चलिए देखिए ये किधर है ए स्टार राइट हैंड साइड में, तो सबसे पहले कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू ए। यहां से देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है तो माइनस K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए स्टार इंटू ए। एक कंडीशन होती है यूजिंग स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन डी ए स्टार बाई डी टी इक्वल टू 0। ये वैल्यू यहां पर रख देंगे तो 0 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए स्टार इंटू ए इक्वल टू 0। यहां से K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए स्टार इंटू ए बराबर K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर। ए तो ए कैंसिल आउट, सिंपली कंसंट्रेशन ऑफ ए स्टार इक्वल टू K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन K2, अर्थात हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन हमारा सही है। The van der Waals equation is given by P plus n square upon V square V minus nb is equal to nRT. The ratio of A B has the dimension। देखिए यह किसकी वैल्यू होगी, यहाँ पर ए भी होता है, ठीक। अब देखिए P बराबर क्या हो जाएगा n स्क्वायर ए अपान वी स्क्वायर, या ए बराबर हो जाएगा पी वी स्क्वायर, क्योंकि ये दाब है, ये दाब के ये भी दाब है ये भी दाब है, तो ये यूनिट किसके बराबर होगी दाब के ही बराबर होगी। तो n स्क्वायर ए अपान वी स्क्वायर, ए बराबर पी वी स्क्वायर अपान n स्क्वायर। इधर देखिए और यहां से v बराबर क्या हो जाएगा n इंटू बी, तो b बराबर क्या हो जाएगा v अपान n। अब आपसे पूछ क्या रहा है a बाई ए बटे बी बराबर ए का मान कितना है पी वी स्क्वायर अपान n स्क्वायर अपान v बाई n। एक v कट गया n से कट गया, तो सिंपली क्या बचा है p बचा v बचा n। p का क्या होगा वायुमंडल
आयतन का लीटर बटे मोल, वायुमंडल लीटर, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही होगा। लीटर एटम मोल इनवर्स 27 का कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर, इनमें से कौन सा कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा? देखिए, अगर सेम है, एल्किल हैलाइड सेम है, तो सदैव उसका जो है कैरेक्टर ज्यादा होगा जिसकी साइज बड़ी होगी। तो साइज सबसे बड़ी किसका होगा? कोवलेंट कैरेक्टर जो होता है, कोवलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। सबसे ज्यादा बड़ी साइज किसकी होगी? टिन की, तो सबसे ज्यादा टिन का ही होगा। फिर किसकी होगी? तेईस का ए वाला हो जाएगा। अरे, कटायन पर ज्यादा चार्ज, अर्थात सबसे ज्यादा कटायन पर चार्ज किस पर होगा? देखिए, कोवलेंट कैरेक्टर फैजान रूल के अनुसार हाई चार्ज ऑफ हाई चार्ज ऑफ कटायन, तो सबसे इस पर 4 प्लस चार्ज आएगा, इस पर +3 आएगा, इस पर +2 आएगा, इस पर +1 आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, हाई चार्ज चले जाइए। चलिए, समीकरण को सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कर रहा है क्लेसियस क्लेप्रान इक्वेशन। देखिए, क्लेसियस क्लेप्रान इक्वेशन होता है एलियन P2/P1 इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन P1 इंटू P2। दिस इज योर क्लेसियस क्लेप्रान इक्वेशन, अर्थात वेरिएशन किसमें है? प्रेशर और टेम्परेचर में। तो क्लेसियस क्लेप्रान का हो जाएगा कौन सा? बी नंबर। नर्स इक्वेशन ईएमएफ ऑफ द कंसंट्रेशन सेल, अर्थात होगा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच प्लस टी डेल डेल्टा जी और डेल टी एट कांस्टेंट पी। एक कांस्टेंट प्रेशर पर है, एक और होता है डेल्टा ई बराबर डेल्टा ए बराबर डेल्टा ए बराबर डेल्टा ई प्लस डेल डेल ए बाई डेल टी एट कांस्टेंट टी। हो गया। ये दोनों हमारे कौन से गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहता है? ए कांस्टेंट पी पर होता है, ए हमारा कांस्टेंट बी पर होता है, अर्थात नर्स का ईएमएफ हो जाएगा। गिब्स हेल्महोल्ट्ज का कौन सा हो जाएगा? फ्री एनर्जी विथ टेम्परेचर हो जाएगा। 1/2 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ टेम्परेचर, और 1/2 जो इक्वेशन होता है, देखिए डी एल एन के पी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर। दिस इज योर 1/2 इक्वेशन। तो सही कौन सा हो जाएगा? ए का फोर्थ, बी का
थर्ड अर्थात सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। B2H6 में 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बंधों की संख्या होती है। ए B2H6 है, बताइए जरा। निखिल कह रहे हैं 2 ऑप्शन होगा। देखिए, 3 सेंटर्ड एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। 3 सेंटर्ड पे ए जाएगा और ए जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर्ड एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स एक यहाँ होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, इसी को कहा जाता है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स। अर्थात इनके बंधों की संख्या कितनी होती है? 2 के बराबर होते हैं। अगर इसका मिथिलेशन किया जाए, क्या किया जाए? कभी कभी क्वेश्चन पूछता है यदि डाइबोरेन का मिथिलेशन किया जाए तो कितने हाइड्रोजन मिथिलेट होंगे? नहीं भाई, B2H6 में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंधों की संख्या 2 ही होती है। हमारे हिसाब से 2 ही होता है। B2H6 में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंधों की संख्या टोटल देख लीजिए निकलो, ऐसे 2 ही होता है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में बंधों की संख्या 2 के बराबर होती है। ठीक है। अगर इसका मिथिलेशन किया जाए तो 4 हाइड्रोजन जो होते हैं यही मिथिलेशन अर्थात H के स्थान पर CH3 में कन्वर्ट होते हैं। अनदर हाइड्रोजन पर कोई प्रभाव, जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन होते हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए आज का यहीं पर खत्म होता है प्रश्न। देखिए, थोड़ा सा हमारे घर में प्रॉब्लम है, पिताजी का ऑपरेशन करवाया है, इस चक्कर में आपकी क्लास डिस्टर्ब हो जा रही चलने से। कल तक हो सकता है क्लास आपकी डिस्टर्ब रहे, जब हमको हॉस्पिटल से टाइम मिलेगा तो मैं आपको आके पढ़ा दूंगा। केवल 1-2 दिन की बात है, जैसे दो, मतलब 2 या 3 डेज मैक्सिमम, इतने दिन आपकी क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगी। उसके बाद अपने शेड्यूल समय 6 बजे 5 बजे चलती थी उसी टाइम पे चला करेगी। थोड़ा हमको हॉस्पिटल जाना रहता है, दिन भर हॉस्पिटल में रहते हैं, इसलिए आपकी क्लास का शेड्यूल बन नहीं पा रहा। जब हॉस्पिटल से हम खाली पाए तो आज पढ़ाने चले आए। चलिए चलिए, यहीं पर खत्म होता है। एक क्वेश्चन जो दो रह गया हो उसको हम देख करके आप लोग को बता देंगे कल के क्लास में। तो चलिए, आज का यहीं पर सफर खत्म होता है। हम लोग कल पुनः 30 नए क्वेश्चनों के साथ आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, देखिए कोई डाउट हो आप हमारे नंबर पर, इस नंबर पर आप आप लोग फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन डाउट आपको लगे कि नहीं इसका आंसर, या कहीं से भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो आप इस दिए गए नंबर पे हमसे डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो देखिए कल का समय आपको हम अभी से नहीं बता सकते कल कितने टाइम क्लास लगी, लेकिन क्लास कल रहेगी ये श्योर है। तो चलिए, थैंक यू सभी लोगों को जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए वीडियो को और लोगों के साथ। ठीक है, ओके भाई, गुड नाइट सभी लोगों को, थैंक यू।